नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग बुलेटिन में आज हम हरियाणा का हिसाब किताब करेंगे उन 10 महीनों का जब से मनोहर लाल खट्टर साहब ने यहां की सत्ता संभाली है, जब से सूबे की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है। कहने को चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे हुए थे और आज भी कहने के लिए ही बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इन 10 महीनों में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बदला है, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने वायदों की, जिन पर वो कितना खरी उतरी हैं या उतरने की कोशिश कर रही हैं या वादा करके मुकर गई है। मतलब जनता ने जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में पहुंचाया था, सत्ता का ताज दिलवाया था, क्या वो उम्मीदें आम जनता की पूरी हो पाई हैं? आज चर्चा हम इन्हीं वायदों पे करेंगे, आज चर्चा इन्हीं 10 महीनों पर करेंगे। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभाई है, हिसाब किताब उसका भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारी रिवायत के अनुसार ये खास रिपोर्ट। ये वो तारीख है जब हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी और मनोहर लाल की ताजपोशी हुई थी। हरियाणा पर राज करते हुए बीजेपी को करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन 10 महीनों में बदला क्या? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वादे हो रहे थे, अब दावे हो रहे हैं। सरकार के सफेद सालार ये दावा कर रहे हैं कि उनके राज में हरियाणा काफी बदला है। पारदर्शी शासन के लिए 20 से ज्यादा सेवाएं लागू करने का दावा, सीएम विंडो से कई समस्याओं के निपटारे का दावा, गौ संरक्षण गौ संवर्धन बिल लाना, किसानों को सबसे ज्यादा 1100 करोड़ रुपए मुआवजा देने का वादा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई दिशा, महिला थाने खोलना, नई खेल नीति लाना, नई उद्योग नीति लाना, हर महकमे को ऑनलाइन करने के लिए कदम उठाना, पेंशन को सीधा बैंकों से जोड़ना, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का दावा, मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत। ये उपलब्धियां गिनवाकर सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन बीजेपी शायद कुछ वादों को भूल गई है जिसे उसने पहली कलम से पूरा करने का वादा किया था। सत्ता पर काबिज होने के बाद मनोहर सरकार 4073 गेस्ट टीचर्स की नौकरी नहीं बचा पाई। कंप्यूटर टीचर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मनोहर राज में पात्र अध्यापक भी धक्के खा रहे हैं। सरकार कृषि राहत प्राधिकरण बनाने का वादा भी भूल गई। 8000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा अभी तक वादा ही है। पेंशन 2000 रुपए करने का वादा किया, लेकिन पहले साल 200 रुपए बढ़ाए। चुनाव के दौरान बीजेपी ने निजी रूट परमिटों को रद्द करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भी निजी रूट परमिटों की पक्षधर हो गई। बीजेपी पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा भी भूल गई। मनोहर सरकार में कानून व्यवस्था की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बीजेपी सरकार अफसरशाही पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही। खराब फसलों की गिरदावरी में घोटाले का आरोप। सवाल विपक्ष की भूमिका को लेकर भी है। हरियाणा में आज तक किसान और कई विभागों के कर्मचारी सड़कों पर हैं, लेकिन विपक्ष ने उनके मुद्दों को उठाने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। चाहे वो इनेलो हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपनी अपनी राजनीति में मस्त हैं। शायद राजनीति के इस दौर में जनहित के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। हरियाणा के मौजूदा हालात तो कम से कम यही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब हम आपको बताते हैं कि मानसून सत्र के पहले दिन क्या हुआ। रिवायत के मुताबिक पहले दिन की कार्रवाई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने से हुई और आज का एक दिन इस छोटे से सत्र में से निकल गया। अब बाकी बचे हैं 3 दिन। इन 3 दिनों में जनहित के कितने मुद्दे उठते हैं
ये देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। मॉनसून सत्र के पहले दिन बस रस्म अदायगी हुई। सत्र की शुरुआत में सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें दिवंगत नेताओं और विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही सत्र की कार्रवाई गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि पहले दिन कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ने सदन के बाहर अपने इरादे जरूर साफ कर दिए। हम ये चाहते थे कि सदन कम से कम एक हफ्ता चले, लेकिन एक हफ्ते की बजाय इन्होंने 4 दिन का सदन किया है। मैंने तो आज भी स्पीकर से और सदन के अपने उस कमेटी के जितने मेंबर थे सबके सामने ये बात कही थी कि आपने कहा था कि हम इस परंपरा को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो फिर जिस तरह से आपने दरियादिली उस पिछले उसमें दिखाई थी बजट सत्र में, उसी तरह की अब भी दिखानी चाहिए। एक हफ्ते का टाइम दो। इस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हुई है जिनके लिए लोग अपनी बात विधानसभा में कह के अपने इलाके का जिक्र कर सकें। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि जब हमने स्पीकर साहब का बयान पढ़ा कि हम कम से कम 10 दिन का सत्र जो है हमेशा रखेंगे, और इस बारी बहुत आशा थी कि अच्छा लंबा सत्र होगा ताकि हर एक इशू की बात हम वहाँ पे रख सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ये 3 दिन का था, 2 सिटिंग और बढ़ा दी, तो ये तो खाना पूर्ति वाली बात। विपक्ष ने जहां कड़े तेवर दिखाए हैं, वहीं सरकार ने भी मॉनसून सत्र को लेकर पूरा होमवर्क किया है। विपक्ष जहां पिछले 10 महीने के कामकाज को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार इसी 10 महीने को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बचने वाली सरकारें पहले होती थी, और जब आधे दिन का 1-1.5 दिन का ऐसे सत्र होते थे, ये बचने वाली सरकार नहीं है। ये विमर्श को अच्छा मानती है, स्वीकार करती है और आगे बढ़ाती है। मान्यवर विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष को अपना काम करना भी चाहिए, परंतु हम हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता से जो वादा करके आए थे, प्रत्येक वादे के ऊपर हमने काम शुरू किया। वो लोग तो केवल बात करने के लिए बात कर रहे हैं, और जब सदन में वो कोई विषय रखेंगे तो सदन में उनकी बात का हम जवाब देने में पूर्णतः सक्षम है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार होने के आसार हैं। पंचायत चुनाव में संशोधन, जाट आरक्षण, किसानों और कर्मचारियों समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार पर हमला बोलेगी। अब ये देखना होगा कि सदन में सरकार विपक्ष के वार पर कैसे पलटवार करती है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट। इन 2 रिपोर्ट्स के जरिए हमने कुछ समझने की, आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है। पहले जो सत्र रखा गया था वो आज से शुक्रवार का था, और कल आप जिन दर्शकों ने बिग बुलेटिन देखा है तो आप भी जानते हैं कि इस सत्र को बढ़ाने के लिए विपक्ष के साथ साथ ईटीवी ने भी कोशिश की थी, और हमने गुजारिश की थी कि इस सत्र को थोड़ा सा तो बढ़ाया जाए, क्योंकि 2.5 दिन का ही है। चलिए 1 दिन बढ़ा, 3.5 दिन हो गए, जिसमें से आधा दिन आज का चला गया, अब बचे हैं 3 दिन। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे गोविंद ठुकराल साहब, संपादकीय सलाहकार ईटीवी के, स्वागत है आपका। कुलदीप शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बीजेपी के बड़े नेता, और बलवान सिंह जी, इनेलो के विधायक, आप तीनों का और ठुकराल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं पूर्व स्पीकर साहब कुलदीप जी से। ये जो छोटा सा सत्र है, इसको आप कैसा देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आते ही हम तो पहला काम ये करेंगे कि विधानसभा का जो सत्र होगा वो बहुत बड़ा होगा। कांग्रेस के जमाने में आपने ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं दिया, बहुत छोटे छोटे सत्र हुआ करते थे। अब आप क्या कहेंगे आज, क्योंकि आपकी बारी है कहने की? कि प्रथम सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि सदन का समय पहले से ज्यादा रखा जाएगा, और हमें बड़ी आशा भी थी कि ऐसा होगा। और निश्चित रूप से बजट सत्र भी पिछले सत्रों के मुकाबले में लंबा चला, इस बात को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है।
लेकिन उसके बाद जो अब सरकार ने जो मॉनसून सत्र था, ये भी मेरा ख्याल 10 दिन से चलना चाहिए था। जितनी विकराल समस्याओं से हरियाणा जूझ रहा है, हरियाणा का किसान, नौजवान और प्रत्येक वर्ग को जो परेशानी है, उनको हम 2 दिन में सदन के सामने और हरियाणा की जनता के सामने इस सदन के माध्यम से लाना चाहते थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का जो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो इस सदन से भागना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। सदन में एक अच्छा डिस्कशन हो, वाद विवाद हो, आपस में एक डिबेट हो और वो जनता के सामने सच्चाई जाए। ये कोशिश ये रहेगी कि जनता के सामने सच्चाई ना जाए और उसके लिए एक तरीका निकाल लिया गया है कि सदन के को छोटा कर दिया जाए। तो वैसे भी जो अफसरशाही है उसका एक एटीट्यूड रहता है कि अफसरशाही बहुत इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन को, वो उनका एक एटीट्यूड रहता है। और इस सरकार में अफसरशाही का एक बोलबाला दिखाई दे रहा है कि जब तक सत्र चलेगा अफसरशाही पर दबाव रहेगा, एग्जीक्यूटिव पर दबाव रहेगा, इसलिए सत्र को जितना छोटा किया जा सके उतना छोटा करिए। आज भी चलो अभी शर्मा जी, आप तो खुद स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, आप पे कितना दबाव रहता था अफसरशाही का, और उस दबाव में आकर क्या वाकई जो स्पीकर हैं वो फैसला कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? मुकेश जी, इस बात को समझना होगा कि स्पीकर ये कभी फैसला नहीं करता है सदन कितने दिन में चलेगा जी। सरकार एक एजेंडा लेकर आती है और उस एजेंडे पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसके और मेंबर्स भी हैं, ये फैसला किया जाता है कि सदन में एजेंडे के हिसाब से कितने दिन चलेगा। तो मैं स्पीकर रहा हूं, जितना एजेंडा सामने आता था उसको निपटाने के लिए हम तैयार रहते थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 महीने पहले लोगों ने बनाई, कितनी आशाओं से बनी, पहली बार ये सरकार बनी, आज हरियाणा के अंदर किसान की आंखों में आंसू है, नौजवान का दर्द हम सदन में लाना चाहते हैं। सरकार के फेलियर्स हैं, सरकार ने पेंशन की बात की थी, सरकार ने नौकरी देने की बात की थी, सरकार ने गुजारा भत्ता देने की बात की थी नौजवान को, सरकार ने किसान की बात की थी, किसान की क्रॉप्स का और उनके प्राइसेस का क्या हाल है ये देखने। सरकार ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव होगी, सरकार ने कहा था कि महंगाई पर कंट्रोल कर दिया जाएगा, और सरकार ने कहा था कि नई से नई 4 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। तो उनमें से क्या हो रहा है, इस पर चर्चा सदन में होनी थी जी। समझ सकते हैं, आपके पास लंबी फेहरिस्त है, आपके पास लौटेंगे। बलवान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनेलो के आप नेता हैं, विधायक हैं। आपने जो सवालात दिए थे, कितने सवालों को जगह मिल पाएगी इस छोटे से सेशन के दौरान? हमारे सभी विधायकों ने बहुत से सवाल, जनहित के मुद्दे उठाने के लिए बहुत सवाल यहाँ पे भेजे थे। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ उसमें के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। 1-1, 2-2 विधायक के सवाल लगाए गए, वो भी विधायक सवाल वो लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पे सरकार अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। जो हमारे सवाल जनहित से जुड़े हुए थे, जो बड़ी भारी समस्या थी, उन सवालों को दरकिनार किया गया है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भागना चाहती है और हमारे सवालों को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, तो जाहिर है सरकार का पक्ष आप ही रखेंगे। जो वायदे भारतीय जनता पार्टी करके सत्तासीन हुई थी, उन वायदों से भागने का ये रास्ता बता रहे हैं विपक्ष वाले कि छोटा सत्र कर दो, कम फेस करना पड़ेगा विपक्ष को। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा वो दिन जब 1 दिन का या 1.5 दिन का सत्र हुआ करता था जी। आज सत्र की अवधि 3 दिन तय की गई। उसके पश्चात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा हुई और अपोजिशन के लोगों ने डिमांड की और उसको हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने 3 दिन की बजाय 4 दिन कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ चर्चा कीजिए, आप 3 दिन की बजाय 4 दिन करिए। और हम चर्चा से भागने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि स्पीकर हमारे सवाल ऐसे लगा दिए गए इंडियन नेशनल लोकदल के कि जो सरकार कंफर्टेबल समझती है। सवाल तो इन्होंने लगाई है, कंफर्टेबल हम हैं, इनके सवाल के ऊपर कंफर्टेबल होना मैं समझता हूं। आपने अच्छे चुन लिए ना, जो कठिन थे वो निकाल दिए। अच्छे जो इन्होंने भेजे उन्हीं में से चुने हैं ना,
उसमें तो इन्होंने कंफर्टेबल भेजे थे, हमने चुन जवाब लिए। देना आसान थे, वो वाले चुन लिए। सेम की समस्या का हाँ, नहीं, उन्होंने वो- वादा किया था नहीं, अपने घोषणा दूसरा- पत्र में, अभी आप प्रत्येक ढाणी को एक प्रत्येक घर को एक डाइट एक मिनट जरा देंगे। मेरी वो मेरा सवाल नहीं मेरी- लगाया। मेरी हमारा बात पशुओं का कहीं इन्होंने एक जिक्र मिनट नहीं मेरी किया। बात सुन लीजिए, जो अभी ये तो चाहे सवाल आने लेते हैं। हैं, लेते हैं, उन सवालों को भी लेते हैं। अभी बलवान देखिए, जी, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेते हैं। वो सवाल कहीं नहीं लगाया। लगाते हमारे हैं। बच्चियों में हेपेटाइटिस बी अच्छा अच्छा, वो बलवान जी, आप या तो सुन लीजिए, देखो लगाते बात हैं, ये है। हमारे साथ उन सवालों को भी लगाते हैं। देखिए कहते थे सत्र सुनिए, लंबा चल मैं रहा तो था। भगवान जी, नहीं बोल सुनिए। अपनी बात से पलट गए। मैं तो वही आपको याद करा रहा था कि एक दिन का सत्र हुआ करता था, 1.5 दिन का सत्र आप आपके उस टाइम कार्यकाल कहते थे में। लंबा आपके चलिए। कार्यकाल में हमने तो कहा है, हम तो अभी हम कहते क्या हैं, जी, हमने भगवान तो जी, कहा है, तो 10 दिन हमने को उसको हम आपको याद दिलवाते हैं कि हमने जो आपके वायदे याद दिलवाए थे कल के बिग बुलेटिन में, इस एक दिन के लिए भी हमने भी अपनी तरफ से संघर्ष किया था, क्योंकि जनता की आवाज उठाना हमारा भी कर्तव्य है। गोविंद ठुकराल साहब की उसमें अहम भूमिका रही थी। जी, मैं कल थोड़ा बिग सा बुलेटिन में 10 हमने दिन मैं क्या तो- दिखाया था, किस तरीके से गुजारिश की थी, वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद ठुकराल साहब के पास नहीं, मैं थोड़ा सा चलेंगे। एक मिनट कल की जो रिपोर्ट हमारी एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से और हरियाणा सरकार में जो भी लोग हैं, विधानसभा स्पीकर साहब से, उनसे गुजारिश है कि विधानसभा का ये सत्र थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हरियाणा की जो आवाम है उसकी आवाज विधायक सदन में उठा सके। बिग बुलेटिन से लौटी याददाश्त, बिग बुलेटिन से याद आया वादा, बिग बुलेटिन से बदला इरादा। ये बिग बुलेटिन का ही असर है कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने विधानसभा का सत्र बढ़ाने को लेकर थोड़ी सी संजीदगी दिखाई है। जी हां, ईटीवी के खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का बड़ा असर हुआ है। मंगलवार को बिग बुलेटिन में बीजेपी का महीनों पुराना वादा याद दिलाया गया, तो पार्टी की याददाश्त फौरन वापस आ गई और बुधवार को मानसून सत्र की अवधि बढ़ा दी गई। कितनी चुनौतियां हैं आपके सामने, और सत्र बिल्कुल छोटा सा, क्या सिर्फ 6 महीने की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी थी आपको, या इस सत्र का कोई मकसद भी है? और अभी गहलोत साहब तो कह रहे थे कि 3 दिन का भी आप ज्यादा बता रहे हैं, 2.5 दिन का ही है, क्योंकि 2 बजे से शुरू होना है। कोई ये ऐसी तानाशाही वाली सरकार नहीं है। अगर कोई मुद्दे ऐसे हैं जिसको डिबेट करने के लिए चाहिए होगा तो उसके ऊपर भी संवेदनशीलता से देखी जाएगी। दरअसल पहले चर्चा थी कि मानसून सत्र 3 दिनों तक चलेगा, लेकिन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बिग बुलेटिन में ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत ने छोटे सत्र को लेकर सवाल उठाए। फिर क्या था, कांग्रेस और इनेलो ने भी बीजेपी को घेरा और चुनावी वादे को याद कराया। आज भारतीय जनता पार्टी को उनका वायदा याद दिलवाने की कोशिश कर रहे थे कि हम याद करवाएं उनको कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो वादा कर रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो दशा दिशा सब कुछ बदल देंगे, लंबे लंबे सेशन हुआ करेंगे। महज 3 दिन मानसून सत्र। नहीं, केवल एक यही बात नहीं है, वो पहले कहते थे, बिल्कुल उनका आचरण उसके विपरीत है। काबिल गौर है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उसके सत्ता में आने पर सत्र की अवधि लंबी रखी जाएगी, जिससे हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को उठा सके। लेकिन मानसून सत्र आया तो सदन की कार्रवाई सिर्फ 3 दिनों की रखी गई। हालांकि बिग बुलेटिन में बिग डिबेट के बाद अब सत्र की अवधि सोमवार तक कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हमने पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, बड़ी नहीं चली, छोटी सी कामयाबी मिली। कम से कम एक दिन का सत्र तो बढ़ा। हम इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी विपक्ष की भी है, इनेलो की भी है, कांग्रेस की भी है, और ये कांग्रेस इनेलो के साथ साथ पत्रकारों का भी धर्म है कि सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचे। और विधानसभा में जो विधायक है वो एक जरिया है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। बलवान जी, आप कुछ कह रहे थे, अब आपके पास दोबारा लौटते हैं। इससे पहले हम ठुकराल साहब के पास चलते हैं। ठुकराल साहब, 1 दिन का बढ़ा दिया गया है, यानी कल हम 2.5 दिन की बात कर रहे थे, 3.5 दिन हो गए। 3.5 दिन काफी है हरियाणा के लिए, ज्यादा क्या करेंगे? 3.5 दिन में एक तो दिन निकल गया, ऑब्जर्व में खत्म हो गया। हाँ जी, जो एजेंडा दिया गया था आज उसमें था कि क्वेश्चन आवर होंगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आएंगी, सारा कुछ होगा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी हो जाएगा। ये सारा काम आज के इलेक्शन में आज में रखा हुआ था, जो हमें प्रिंटेड पेपर दिए गए। आज जो मैंने बात करने की कोशिश की विपक्ष के बहुत से एमएलए से, उनसे ये बिल्कुल साफ जाहिर हुआ, किसी ने 5-5, 6-6 कॉलिंग अटेंशन दिए हुए हैं, किसी ने 6-6, 8-8, 10 सवाल दिए हुए हैं, किसी का एक सवाल आ रहा, किसी का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन आवर में आप अगर 8 दिन का सेशन चलाएंगे तो आपको 8 घंटे मिलेंगे क्वेश्चन आवर के लिए। अगर 3 दिन का सेशन होगा तो 3 घंटे मिलेंगे।
3 घंटे में वो बैलेट होगा, उसमें थोड़े से सवाल रह जाएंगे। कॉलिंग अटेंशन होगा, कोई एडजर्नमेंट मोशन भी आ सकता है। डेमोक्रेसी का, असेंबली का फंक्शनिंग एक बड़ा विशाल हृदय से करना चाहिए, इसमें डरने की बात। अच्छा, बीजेपी के पास पूरी मेजॉरिटी है, उनको उनके अंदर कोई ऐसा बिखराव भी नजर नहीं आ रहा कि उनको कहीं से घबराहट होगी। वो अपने अचीवमेंट भी गिना सकते हैं, बता सकते हैं, सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। इनके जो प्रोग्राम है वो फिसल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। प्रोग्राम के साथ साथ जुबान भी बहुत फिसल रही है आजकल। चलिए वो तो एग्जाम्पल मतलब 2 आगे अपने पास। पहले मुख्यमंत्री साहब बोल जाते हैं स्वतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस, आज नहीं, इसके अलावा मुकेश जी को स्पीकर साहब पूर्व प्रधानमंत्री बता नहीं, इसके अलावा फिसलने की बात आई मेरे जहन में ये आया। फिसलने की बात ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा फिसलती है जब आप खुदकशियों के, किसानों के मामलों को एक क्रिमिनल एक्ट बताते हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे, एक आदमी जो किसानों से निकल के आया है वो किसानों की समस्या को समझ नहीं रहा कि खेती में संकट कितना गहरा है। आज ये सफेद मक्खी की प्रॉब्लम चल रही है कॉटन पे, अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। नहीं कह रहे हैं अभी तो कॉटन का सीजन बाकी है, धीरे-धीरे वो कहते हैं सीजन ही बाकी है, अभी फसल उनकी तबाह हो रही है किसानों की। संजीदा जो बयान है देखिए, आपको कुलदीप जी ये नहीं आ रहे हैं, और जो बयानात आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान आ रहे हैं जो राहत कम पहुंचाते हैं, दिल को दुखा जाते हैं। देखिए, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अनुभव की कमी है, और अनुभव की कमी के साथ साथ अब जो बात नई परिलक्षित हो रही है कि जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट को रन करने की, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई दे रही है। और ये कमी आती है जब अंदर में विरोधाभास हो। यहाँ के मंत्री कुछ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच में जिस प्रकार की बात रही, या मंत्रियों ने ये कहा कि हमारी सीआईडी हो रही है, या इस प्रकार के जो मुद्दे आए, हेल्थ मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर उसको सुपरसीड कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो अंतर्कलह दिखाई देता है, उसकी वजह से जो आवाजें निकल कर आ रही, कई बार आपकी एक्शंस में बात आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कई बार आपकी लैंग्वेज में ना हो, लेकिन कई बार आपकी लैंग्वेज में अंदर की बात रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो न कहीं सरकार के अंदर जो नेतृत्व की लड़ाई उभर के निकल के दिखाई देती है, जहां सीनियोरिटी इश्यूज लेकर कई मंत्रियों को अहम के सवाल उठ जाते हैं, उसकी वजह से ये फिसल रही हैं जुबानें, या जो गलत बयानी हो रही है, या जो किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, या किसानों के बारे में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर भारत की संसद में चर्चा हो जाए, तो ये सब बातें समझने लायक हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अनुभव के साथ साथ, अनुभव की कमी के साथ साथ जो अंतर विरोध है, अंतरकलह है, जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो गवर्नमेंट को रन करने का एक सलीका है, उसकी कहीं जो कमी है, वो सारी बातें देखिए शर्मा जी, जब आप ये आरोप लगा रहे थे उस दौरान मैं देख रहा था कि गुप्ता जी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब इसका जवाब उन्होंने तैयार कर लिया, और आज काफी कागजात भी साथ में लेकर आए हैं। नहीं, उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, उसमें आपकी राइट टू। ये जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों से आप कितना सहमत हैं? मैं समझता हूं कि शायद कुलदीप जी अपनी पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है उसको ना देख करके हमारी पार्टी के अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप जी क्या भूल गए कि आज हुड्डा जी रोहतक में हैं जी, तो कल अपने तंवर साहब रोहतक में हैं, परसों किरण चौधरी रोहतक में है, और उसके बाद शैलजा। मैं ये समझता मैं तो पार्टी आपने नहीं, मैं गवर्नमेंट की बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट तो रन कर रही है, गवर्नमेंट का चक्कर नहीं है। आप अपनी अंतरकला को नहीं देख रहे, आप अपने अंदर कितने गुट हैं और कहां पर रैली हुड्डा जी कर रहे हैं, कहां पर किरण चौधरी कर रही हैं, कहां पर अपने तंवर साहब कर रहे हैं, कहां पर शैलजा जी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप पार्टी को रन कर रहे हैं। आज आज एक पार्टी की लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस प्रेजेंट नहीं होता। आज इस प्रकार से आप पार्टी, ये जो अपना चेहरा है वो छुपाने के लिए पार्टी के ऊपर आज जो परिचर्चा है आरोप लगा रहे हैं। आज जो परिचर्चा है काफी रोचक होने वाली है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी जो आमतौर पर बहुत कम बोलते हैं, आज वो भी रंग में और काफी अच्छे होमवर्क के समझाते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल
ब्रेक के लिए जाना हमारी मजबूरी है। बने रहिए बिग बुलेटिन के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज वरिष्ठ पैनल में हमारे साथ हैं इनेलो के बलवान सिंह दौलतपुरिया, आप विधायक हैं। हमारे साथ हैं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, आपका भी एक बार ब्रेक के बाद स्वागत है। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपका भी ब्रेक के बाद स्वागत है। और हमारे साथ हमेशा की तरह गोविंद ठुकराल हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार, आपका भी स्वागत है। गुप्ता जी, आज काफी फॉर्म में आप नजर आ रहे थे, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, लेकिन बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब इनेलो के पहली बार बिग बुलेटिन में आए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो छोटा सेशन है, इस छोटे सेशन के कारण क्या निराशा हाथ लगी है? छोटे सेशन के कारण ना तो जरूरत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमने शुरू दिन से कहा था कि कम से कम ये 70-10 दिन चलना चाहिए, कि उस दौरान 10 महीने की सरकार में बहुत सी नाकाबिलियत इनके दिखाई दी हमें। तो सभी मुद्दों पे हम ज्यादा हमारी डिबेट हो, इसके लिए सत्र लंबा चलता तो उसके अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं फायदा मिलता। लेकिन हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार सत्र छोटा करके कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है। अच्छा, कौन से मुद्दे थे जो आप उठाना चाहते थे? मुद्दे तो वैसे जो इनके घोषणा नहीं लिए गए, जो इनके घोषणा पत्र में 154 वादे थे, वो आज सारे मुद्दे बन चुके हैं। उसके बाद में एक SYL बड़ा आज मुद्दा है, आपके गांव के महंगाई आसपास मुद्दा का है। मतलब क्या मुद्दा था जो विधायक के तौर पे आप लाना चाहते थे? विधायक के तौर पे जो मुद्दा लाना चाहते, एक तो मेरे भुन्ना के अंदर शुगर मिल थी, पिछली सरकार ने दुर्भावना से उसको निजी हाथों में बेच दिया। हमारी सरकार से मांग थी या तो इस मिल को दोबारा चालू कराया जाए या उस भूमि पे वो सवाल लगा आपका? उद्योग लगाने चाहिए। वो सवाल मेरा नहीं लगा जी। यहीं पे मैं आना चाह रहा था। शर्मा जी, क्योंकि आप स्पीकर रहे हैं और आपका जो अनुभव है वो हमें आज बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएगा, जैसे पहले भी आपने हमें ठीक किया। ये जो सवाल ये लगाना है, ये हटाना है, ये डिसीजन कौन लेता है और क्या इसमें राजनीति होती है? देखिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस बड़ा सीरियस बिजनेस रहता है और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि विधायक के पास सवाल के माध्यम से अपनी मांग उठाने का और अपनी इलाके की बात रखने का और सरकार की वस्तुस्थिति को जानने का एक मौका होता है। हरियाणा में 6-6 महीने बाद सेशन हो रहे हैं और 6 महीने बाद भी एक विधायक के महत्वपूर्ण सवाल न लग पाए तो निश्चित रूप से विधायक को और उस क्षेत्र के लोगों को निराशा होती है कि हमारे विधायक ने जो प्रश्न डाले थे और लगे हैं, क्यों नहीं लगे। दूसरी बात यह है कि क्योंकि 90 में से कुछ तो मिनिस्टर्स हैं, कुछ सरकारी लोग हैं, तो जो विपक्ष को जितने सवाल मिलने चाहिए उतने सवाल, जैसे ठीक कहा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल से यहां सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये जो आज की सरकार है भारतीय जनता पार्टी और ये जो सदन को चलाने का तरीका अपनाए हुए हैं, उसमें ये देखते हैं कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जिसपे सरकार एक्सपोज हो जाएगी, जिसपे सरकार के पास कोई उत्तर नहीं बनता है, उन सवालों को स्पीकर साहब या जहां से भी ये है कि उनको टाल दिया जाए, उन सवालों को लिस्ट ना किया जाए। और दूसरी एक और परिस्थिति बनती रहती है, ये आरोप आप पे भी लगते रहे हैं। देखिए, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, प्लीज जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, विधानसभा का रिकॉर्ड मंगवा के देख लीजिए, एक बार नहीं कई बार 20 के 20 सवालों का जवाब दिया गया और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 20 सवाल लग गए और फिर भी टाइम क्वेश्चन आवर का बाकी था। आई मेड श्योर कि एवरी क्वेश्चन दैट इज लिस्टेड फॉर द डे इज आंसर्ड। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था, जो अब क्या है, 5 से 6 सवाल आंसर होते हैं, चुनने की 5 से 6 सवाल है, वो क्या रहती है? मतलब आधार क्या रहता है कि कौन से सवाल लिए जाएं, कौन से ना लिए जाएं, या रैंडम होता है? देखिए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 1000 क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चंस आर रेफर्ड टू द गवर्नमेंट उनके रिस्पॉन्स के लिए।
एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिस पर हम सरकार का जवाब ना मांगते हैं। अब देखिए, जो सदस्य हैं, सपोज 60 या 65 सदस्य हैं जो सरकार से बाहर हैं, 70 हैं जो सरकार के हिस्सा नहीं, क्योंकि जो सरकार में हो तो सवाल नहीं पूछ सकते, उनको तो सवाल का जवाब देना है। तो 70 आदमियों के 3 दिन के सेशन में 60 सवाल लगेंगे। हाँ, एक भी नहीं आया सर, कईयों का तो एक भी नहीं आएगा। ठुकराल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्रोसीजर क्या है उसका निकालने का? मुकेश जी, मैं कह रहा हूँ कि सवाल का जो ये एक सेकेंड। हाँ, देखिए, उसमें प्रोसीजर जो कुलदीप शर्मा जी ने बताया वही है कि सवाल आते हैं, गवर्नमेंट को रेफर होते हैं, फिर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं वो टाल मटोल करते हैं कि ये सवाल अभी रोक लीजिए, इसमें इंफॉर्मेशन में बहुत समय लगेगा। उसमें कई सवाल तो ऐसे ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, एक लाइन में छोड़ दिए जाते हैं, जो समय और वक्त लगेगा, पैसा लगेगा, ये उसके अनुकूल नहीं है, उसका फायदा नहीं होने वाला, तो सवाल फेंक दिया जाता है। सवाल ये है कि स्पीकर की बड़ी जिम्मेदारी होती है उस वक्त। कुलदीप शर्मा जी काफी अच्छे स्पीकर रहे हैं, इस लिहाज से मैंने इनको देखा है, ये कई मंत्रियों की खिंचाई कर जाते थे, लेकिन हर स्पीकर इतनी हिम्मत करने की नहीं कर सकता। सवाल यह है कि जब स्पीकर के पास सवाल असेंबली में आते हैं वो सारे रेफर होते हैं, लेकिन स्पीकर ही उनका संरक्षण करता है, उनको निकालता है कि लाइए वो सवाल क्यों रुका हुआ है। अगर वो नहीं करेंगे, स्पीकर साहब ये काम नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सवालों का आना। इसलिए बड़े इनकन्वीनियंट जो सवाल होते हैं, जो अच्छे नहीं लगते आपको रूलिंग पार्टी को, ये मैंने 1972 से देखा है। सवालों के बारे में सरकार को बहुत चिंता होती है कि ये सवाल आ गया है, इस पे जवाब ये जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसको अभी छोड़ लो, अगले सेशन में ले लेते हैं, अगले में ले लेते हैं। सवाल टलते टलते 2-2 सेशन, 3-3 सेशन निकल जाते हैं। ये इसमें पॉलिटिक्स पूरी चलती है, और सरकार भी चलाती है, विपक्ष भी चलाएगा जी। तो इस मामले में तो फिर अनुभवहीनता नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्यों गुप्ता जी? नहीं, देखिए, मुझे सबसे पहले तो एक चीज कहनी है। हमारे भूतपूर्व स्पीकर साहब ने एक बात कही कि स्पीकर कभी फैसला नहीं करता कि सदन कितनी देर चलेगा, ये तो ऑफिसर तय करते हैं। और ये खुद ही कह रहे हैं कि ये जो ऑफिसर तय करते हैं, इसका मतलब जो सारे क्वेश्चन इनके समय में तय होते रहे या जो क्वेश्चन वहां पर आते रहे, वो सारे ऑफिसर्स ने तय किए, स्पीकर साहब ने उसमें कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब आपने कहा आपने ये कहा, मैंने ये जब भी नोट किया, स्पीकर कभी फैसला नहीं करता कि सदन कितनी देर चलना है, ये नहीं चलना, ऑफिसर तय करते हैं कि ये सदन कितनी देर। फिर सरकार के ऊपर क्या ब्लेम कर रहे हैं? आपको ज्ञान नहीं है रूल्स का, तो नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपका नाम जरूर ज्ञान है। नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। डिसाइड नहीं करता कितनी देर, तो फिर आप सरकार को काहे को ब्लेम दे रहे हैं? ऑफिसर तय करते हैं, गवर्नमेंट लेकर आती है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेकर आती है, ये ऑफिसर तय करते हैं, फैसला करती है, ऑफिसर तय करते हैं। ये आप कह रहे हैं कि कितनी देर सरकार। चलो, आपका ज्ञान है तो नहीं, मैं ज्ञान नहीं कर रहा, आपके ज्ञान की बात। मैं तो आपके ज्ञान समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट करा लीजिए उसको। आपने जो कहा ना, ज्ञान जी एक मिनट, क्योंकि साथ में बैठे हैं अभी, आप जो कह रहे हैं वो सुन लिया। पूर्व स्पीकर साहब हैं, इनको जवाब देने दीजिए। शर्मा जी, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको रिपीट करा लीजिए, जो इन्होंने कहा कि सरकार ये जो स्पीकर कभी फैसला नहीं करता। आपके सामने बैठ के कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव, अब तो मतलब रिपीट वाली बात नहीं, आप दोनों ही लाइव बैठे हैं। हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने शर्मा जी ऑफिसर फैसला करते हैं, जनता का हित है। जाहिर है कि जो स्पीकर का पद है गरिमापूर्ण पद है, और आज हम आपसे इतनी बातचीत खुल के इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब आप पूर्व स्पीकर हैं। जो मौजूदा स्पीकर हैं, एक प्रोटोकॉल रहता है, सवाल भी उनसे करना मतलब मुश्किल होता है। हालांकि आप स्पीकर रहते हुए भी बिंदास बयान देते थे पार्टी के पक्ष में भी, क्योंकि आप बिंदास लीडर हैं, सभी नहीं हो सकते वैसे, लेकिन स्पीकर की जो भूमिका है, स्पीकर की जो भूमिका है वो कितनी अहम रहती है सवालात के चयन में। आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव उसको चूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुपरविजन तो आपका रहता है, उसमें भी प्रायोरिटी निर्धारित होती है क्या? देखिए, मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सत्यता से परे नहीं है, और कभी भी जो बात सत्य रहती है उसको कहने से हटना भी नहीं चाहिए। जी, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और इसको हम बिग ब्रेकिंग बना के चलाएंगे, क्योंकि आपके जो बयान होते हैं बिंदास होते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना चाहिए। जी,
कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में हाउस इज सुप्रीम, जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, आंसरेबल टू द हाउस। व्हेन हाउस इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाउस की सुप्रीमेसी को काफी समय से मैं स्पीकर रहा हूं, मेरे से पहले स्पीकर रहे हैं और आज भी स्पीकर हैं जी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें काम करती हैं कि जो हाउस की सुप्रीमेसी को लोअर करने की कोशिश करती हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश करती हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और उससे कौन कितना लड़ पाता है ये व्यक्तिगत आदमी के उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको कितना रेजिस्ट करता है। देखिए, लोकसभा के अंदर स्पीकर इज ए बिग इंस्टीट्यूशन, लेकिन हरियाणा की विधानसभा या किसी भी प्रदेश की विधानसभा एक स्वयंभू संस्था है। लोगों के सारे हरियाणा के 2.5 जितना करोड़ों वोटर है, उनकी विचारों की अभिव्यक्ति विधानसभा में झलकती है जी। इसलिए विधानसभा की सुप्रीमेसी को कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति मैं नहीं समझता हूं कि किसी पद के साथ कोई न्याय कर रहा है। उसको इस बात पर बड़ी गंभीरता सोचना चाहिए। परंतु नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीमेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला कौन व्यक्ति है? तो नहीं, ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रखे हैं। नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं सुप्रीमेसी के साथ। नहीं, बात मैं कह रहा हूं। नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं, मेरी समझ में आ रही है। एकेडमिक डिस्कशन। नहीं, एक जनरल बात गुप्ता जी, आप आरोप भी लगा रहे हैं ना। आपको लगता होगा नहीं, आप आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये आरोप मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार की बात नहीं हो रही है। गुप्ता जी माफी चाहूंगा। गुप्ता जी, ये मनोहर लाल खट्टर सरकार की बात नहीं हो रही, ये डिबेट हो रही है। नहीं, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ। नहीं, आप दूसरी बार देख रहा हूं, आप जो दूसरी बार देख रहा हूं, जो शब्द की जा रही है, जो शब्द आप उसको करें, आप हमें पर्सनल बात लीजिए। ये मनोहर लाल खट्टर साहब के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये एकेडमिक डिबेट का हिस्सा है। इन्होंने ये कहा कि कुछ ताकतें उनको कमजोर है। और दूसरी बात, जो दूसरी बात और ये वाली बात अगर पूर्व दूसरी बात इन्होंने कहा सुप्रीम ताकतें प्रभावित करती हैं, तो ये बड़ी खबर है। नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आई थिंक यू आर, आप जो कह रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, शायद आप आलोचना नहीं, ये आपके अच्छा, बीच में मैं इंटरवीन करता हूँ। पीरियड ऑफ टाइम जो हो रहा है, उस बात को लोगों के सामने ला रहा हूँ। बिल्कुल मुकेश जी, जब स्पीकर का इलेक्शन होता है, किसने स्पीकर बनना है? वो जाहिर है कि सत्तारूढ़ पार्टी 5 दिन से बीजेपी जूझ रही है कि डिप्टी स्पीकर किसको लगाया। ठुकराल साहब, ये तो पार्टी का अपना अंडरस्टैंडिंग है कि किसको स्पीकर बनाना, किसको नहीं बनाना। ज्ञान जी, ये मैं कह रहा हूँ जूझ रहे हैं। ये जवाब कांग्रेस भी यही देती थी, लोकदल वाले भी यही जवाब देते थे। स्पीकर जब किसी को लाया जाता है तो चीफ मिनिस्टर अपने कैंप में देखता है कि मुझे सपोर्ट करने वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला ये जाहिर है। लेकिन स्पीकर कई बार उस चीज से ऊपर उठते हैं। और हमने अकालियों को देखा है, कांग्रेस को पंजाब में देखा है, हिमाचल में देखा है, और यहाँ भी देखा है, हरियाणा में देखा है। लोकसभा के जो स्पीकर जो सीपीएम से थे, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कई बार चीफ मिनिस्टर के लिए। कई बार उसको बचा जाते हैं, किसी मिनिस्टर को खींच लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। ये एक चलता रहता है। वो जो बात कुलदीप जी कह रहे थे वो ये एकेडमिक लेवल पे कि स्पीकर की ये आपकी सरकार पे बिल्कुल आरोप नहीं लगा 40 साल में जो हुआ है, मोदी सरकार पे भी आरोप नहीं है। ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, एकेडमिक लेवल इस डिबेट का ऊपर लेके जा रहे हैं। जी राज्यसभा हाउस को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाना चाहिए। हम सबको कोशिश, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है बात। आपने कहा बट यू आर सेइंग बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप ये स्पीकर साहब आपके बिल्कुल साथ में बैठे हैं, और जाहिर है कि ये इस डिबेट का सौभाग्य है कि पूर्व स्पीकर हमारे साथ हैं, और आज हम उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका मकसद बिल्कुल भी मनोहर सरकार को नीचा दिखाने का नहीं है। हम जो विधानसभा का प्रोसेस है, जो लोग, जो दर्शक मेरी तरह कम जानते हैं, तो उनका ज्ञानवर्धन होगा, हमारा ये भी एक उद्देश्य रहता है इस डिबेट के माध्यम से हरियाणा की जो जनता देख रही है। बलवान सिंह जी, जब आप आते हैं विधायक के तौर पर, आपके जो वोटर्स होते हैं उनका दबाव होता है कि ये फलाना सवाल उठाना, इस सवाल को विधानसभा में उठाना, तो
कितने जो अरमान है आपके वोटर्स के पूरे हो पाते हैं? कुछ काम हो ना हो, सवाल उनके उठ पाते हैं वहां पे, या फिर आप खाली हाथ ही वापिस चले जाते हैं और फिर जाके वोटर से सुनना पड़ता है कि आपने तो हमारी बात रखी नहीं? क्योंकि कभी हंगामे में निकल जाता है, कभी छोटा सत्र होता है, कभी आपको मौका नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि गुप्ता जी थोड़ा सुनने की सहन शक्ति बढ़ाएं। कुलदीप जी बड़ी गंभीर बात कर रहे थे, मुझे नहीं नॉलेज भाई किसका कितना दबाव रहता है। हाँ। अगर स्पीकर पे इस तरह का दबाव रहता है तो ये समस्त लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। स्पीकर को अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए सत्र को लंबा चलाना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी होती है, वो हाउस के सबसे बड़े होते हैं, उनको चला चाहिए सत्र लंबा चले ताकि विधायक अपनी बात सभी कह सकें। और जहां तक हमारे हल्के की बात है, हल्के की बात इस तरह अगर छोटे सत्र ये चलाएंगे तो हम आवाज उठा ही नहीं पाएंगे। इनको सत्र लंबा चलाएं, जो ज्वलंत मुद्दे उस पर प्रत्येक विधायक को बोलने का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों को बता सके मैंने आपकी ये समस्या उठाई और सरकार ने इसका ये जवाब दिया है। इसके लिए सत्र लंबा चलना बहुत जरूरी है। मुकेश जी, मैं ज्ञानचंद जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि कैबिनेट मीटिंग में फैसला होता है 2, 3, 4 तारीख को सदन चलेगा, तो स्पीकर फैसला करता है वो? नहीं, इनको जब अगर पता ही ना हो इस बात का कि सदन कितने दिन चलेगा, इसका फैसला कौन करता है? आप तो खुद कह रहे हैं कि वो तय करते हैं, ये जो सरकार तय, स्पीकर तय नहीं करता, ब्यूरोक्रेसी तय करती है। आप खुद कह रहे हैं आपके टाइम में करती है, मैं कह रहा हूं। आपने कहा, मेरे टाइम नहीं कह रहा था। जिस तरह आपके इतिहास तय हो रहा है अब इस प्रकार से बदलिए ना, आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर कायम रहिए। मैं जो उसके कायम रहता हूं और रहना जानता हूं। मैं तो कह रहा हूं, इस बात को पूछना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं, ये हरियाणा की कैबिनेट ने फैसला किया कि 2, 3, 4 ये 2, 3 को या माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया, इस बात का फैसला कर दीजिए। कैबिनेट की मीटिंग तो बाद में हुई है भाई साहब, ये उससे पहले हो चुका है। आई नो, आपको नहीं पता। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, आई नो ईच एंड आई एम इन द गवर्नमेंट, आई नो ईच एवरीथिंग। ये तो मुख्य सरकार के मुख्यमंत्री बात जाने से पहले दिल्ली के अंदर आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसके अंदर ये फैसला आई एम पार्ट ऑफ द आज जो ये परिचर्चा है बहुत ही रोचक चल रही है। के विदेश जाने से पहले दिल्ली हरियाणा भवन में हुई थी, वहाँ पे ये फैसला हुआ था 2 तारीख को। मुझे पता है, कमाल है। डिबेट को ज्वाइन करने से पहले पूछना चाहिए था नियम क्या है। मुझे पता है, नहीं आपको पता नहीं, फैसला तो स्पीकर करता है। हाउस कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा? हाँ, स्पीकर फैसला करता है और कौन तय करता है? चलिए, ऐसे ही जो ज्ञानवर्धन है ये भी होते रहेगा। शर्मा जी स्पीकर थे, बिल्कुल ज्ञान से वो मुझे, मैं आपसे ले लूंगा ज्ञान, मेरे पास कमी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ज्ञान लेंगे, आप भी ज्ञान लेंगे। बिग बुलेटिन का ये जो सेकंड फेज था, इसमें एक चीज निकलकर सामने आई है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी ने ये माना है कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनके फैसलों को प्रभावित करती है एक ऐसी सुपरमेसी पावर है जो कहीं ना कहीं दबाव बनाती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। इन्होंने किसी पर्टिकुलर सरकार पे आरोप नहीं लगाए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि स्पीकर जब चुना जाता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी या जिसके नंबर ज्यादा हैं, और जैसे ठुकराल साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री को लगता है कि मेरी सपोर्ट कौन करेगा, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। आज की डिस्कशन एक बार फिर हम बता दें, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बल्कि ज्ञानवर्धन के लिए है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, बलवान सिंह जी हमारे साथ हैं, ठुकराल साहब हमारे साथ हैं, और आप सब भी हमारे साथ हैं। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और यकीन कीजिए, ब्रेक पे हम गए थे लेकिन परिचर्चा ब्रेक में भी स्टूडियो में जारी थी, क्योंकि आज का पैनल बहुत ही वरिष्ठ है। कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर हमारे साथ हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी विधायक हमारे साथ हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक इनेलो के हमारे साथ हैं, और गोविंद ठुकराल साहब हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, हमने जैसे कहा कि ये जो परिचर्चा है और इसमें आप हमारे साथ हैं, तो विधानसभा में हम जो छोटा सेशन है उसकी बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको हम थोड़ा और समझें, करीब से अपने दर्शकों को भी समझाएं। अभी आपने बताया कि विधानसभा का जो सेशन है
वो कैबिनेट के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो बिजनेस उसमें तय होना है उसके लिए बिजनेस कमेटी वो डिसीजन लेती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। ठुकराल साहब के पास पहले चलते हैं। ठुकराल साहब, ये जो सरकार है मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार, इस सरकार से उम्मीदें बहुत थी क्योंकि 10 साल तक हरियाणा में और 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस शासित सरकारें थी और एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर बहुत बढ़ गया था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, कांग्रेस पर घोटालों के आरोप बहुत लग रहे थे। तो उससे निजात पाने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। नरेंद्र मोदी साहब ने जो वादे किए थे उस वायदों पर वो लोकसभा में काबिज हुए और उसी की लहर में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आ गई। इनेलो इंतजार में ही रह गई। देखिए, बीजेपी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सरकारें आने जाने वाला काम है। 154 वादे जो इन्होंने किए हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करते, मैंने आज एक मंत्री से पूछा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्या हो रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक मंत्री से ये पूछा मैंने दोपहर को लंच के वक्त में, जब ऊपर असेंबली सेशन शुरू हो रहा था उस वक्त में, कि बताइए सेशन छोटा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने तो कैबिनेट में कह दिया था 10 दिन का कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं कोई व्यक्ति किसी घबराहट में है या क्या बात है कि वो सेशन को छोटा करना चाह रहे हैं। कौन हो सकता है ये नहीं, सुनिए, पहले मुख्यमंत्री ने जिस दिन कहा था, पहले सेशन शुरू हुआ, जब सरकार आई है उसी दिन नेक्स्ट डे अभी मुख्यमंत्री आके बोले हैं, आधा घंटा लगा है, 2 घंटे के अंदर वो सेशन खत्म हो गया। और ऐसा शौक था कि ये सरकार तो ये कहती आ रही है, ये पार्टी ये कहती आ रही है कि हम बिल्कुल लोकतंत्र में पूरा विश्वास है, हम लंबे सेशन करेंगे। अब देखिए, इनके कोई प्रोग्राम ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ले लीजिए, कोई स्कूलों में एक भी टीचर की एडिशन नहीं हुई। स्कूलों से टीचर 6000 निकल गए हैं, किसी वजह से निकल गए। ये लाएंगे क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बेटी बचाओ वाली जो दूसरी बात है, जो अभी खबर हेल्थ डिपार्टमेंट ने सर्वे करके रिपोर्ट दी है, उसमें सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में जो आपस में अनुपात था, सेक्स अनुपात था, लिंग अनुपात था, वो गिरा है, ड्रास्टिकली गिरा है। ये एक बड़े खतरे की घंटी बज रही है। आप इस पे बहस कीजिएगा, किसानों के साथ मुद्दे हैं उन पे बहस कीजिएगा। इस एग्रीगेरियन क्राइसिस को मिलके सारी पार्टियां समझें कि किसानों का ये संकट है क्या, जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, मुश्किल बढ़ रही है, जॉब बाहर मार्केट में है नहीं। इन्होंने 6000 का 9000 रुपए देने का वादा किया था ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को, उसकी चर्चा हो। जो वादे किए इनके लिए भी फायदा होगा। अगर ये इन पे दबाव बनेगा, ये पूरा करेंगे तो आगे 5 साल और मिल जाएंगे। इसका क्या मुश्किल है। दौलतपुरिया साहब, बलवान सिंह जी आपसे मुखातिब हैं हम। आपको लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं? क्योंकि आप पे बार बार आरोप ये लगता है कि आप तो विपक्ष की कम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं। कुछ किया आपने जनता के लिए विपक्ष के तौर पर? जहाँ भी जनता के हितों पे कुठाराघात करने का काम सरकार ने किया, वहाँ पे हमने इनका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। कौन सा एक विरोध बताइए आप? चाहे वो इन्होंने लाठीचार्ज किया हो करनाल के अंदर, चाहे इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाने की बात की हो, चाहे जो कानून व्यवस्था पे जो इनको ध्वस्त करने का काम किया था, वहीं पे हमारी पार्टी ने जो लोकतंत्र की प्रथा है, हमने डीसी के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया, धरने दिए, इनको बार बार हम मिलते रहे। जो विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है, आज तक किसी भी विपक्षी दल ने इन 10 महीनों में नहीं लगाई। लेकिन हमारे कुछ साथी, मुकेश जी, हमारे कुछ साथी और कुछ राजनीतिक दल लगती थी, दूसरी गेट के बाहर लगती थी, वो वाली भूमिका अब तो नजर नहीं आती आपकी। अब तो ना हमारी पहले गेट के बाहर लगती थी। कुदरत का नियम है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में आश्वस्त किया था कि आप नए लोग हो, नई सरकार, हम आपको समय देते हैं, और हम उस पर वचनबद्ध थे। लेकिन हमने कहा था आप कुठाराघात करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन उस वचनबद्धता का हमारे कुछ साथियों ने और कुछ राजनीतिक दल ने, जिनको अपोजिशन की डेफिनेशन का नहीं पता, वो भी कह रहे थे कि आज विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। जी, कुलदीप शर्मा जी आपके पास हम आ रहे हैं। ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार के जो 10 महीने हैं, इनको आप 1 मिनट में किस तरीके से आंकते हैं? आखिरी टिप्पणी। मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ये सरकार चल रही है। ये सरकार चल नहीं रही है, और अगर चल भी रही तो बैक गियर में चल रही है, रिवर्स गियर में चल रही है। 10 महीने का जो ये टाइम है, पहले सदन में मैं देखता था कि हर मंत्री, मुख्यमंत्री बोलते थे कि अभी 4 महीने हुए हैं, लेकिन अब 9 मंथ में तो डिलीवरी भी हो जाती है। 9 मंथ्स हो गए हैं, 10 मंथ्स हो गए हैं सरकार का।
कोई भी डिलीवरी जो पब्लिक के हक में जाए, जिससे सरकार के दिखे कि जनता का फायदा हुआ है, ऐसा कोई कार्य सरकार ने नहीं किया है। जी, बड़ा आरोप कुलदीप शर्मा जी का सरकार पे। जी, सरकार ने कहा था कि 4 लाख लोगों को नौकरी लगाएंगे। यहाँ 25,000 आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार ने कहा था कि कृषि को हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा के। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपको। ज्ञानचंद गुप्ता जी का आखिरी कमेंट, हमारे पास लास्ट कुछ 30 सेकंड के करीब बचे हैं। देखिए मुकेश जी, भाई कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि 9 महीने हो गए, 9 महीने में 10 महीने में डिलीवरी नहीं करवा पाई। इनकी पार्टी और इनकी सरकार 10 साल में डिलीवरी नहीं करवा पाई। ये 10 महीने के अंदर कह रहे हैं कि डिलीवरी नहीं कर पाई सरकार। जहां तक डिलीवरी का सवाल है, हमने चुनाव लड़ा था करप्शन को खत्म करने के लिए और ट्रांसपेरेंट सरकार के लिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात सब लोग कहते हैं कि हाँ करप्शन फ्री सरकार है, कोई घोटाला नहीं है, कोई सीएलयू का किसी के ऊपर आरोप नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है। आज जो हमने वायदे किए थे, हमने कहा था कि डिजिटल हरियाणा। बिल्कुल, अब जो समय है वो समाप्त हो गया। गुप्ता जी, आप इस परिचर्चा में आए, 10 महीने के अंदर कार्य किए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बलवान सिंह दौलतपुरिया जी और गोविंद ठुकराल साहब, आप सभी का बहुत बहुत प्रश्न में आज की डिबेट का लबोलबाब हम निकालें तो वो ये कि 10 साल हो गए सरकार की। अगर हम अच्छाई की तरफ जाएं तो वो एक है कि अभी तक करप्शन का कोई बड़ा आरोप सरकार के किसी मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर नहीं लगा है। लेकिन कुलदीप शर्मा जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये कहना है कि सरकार सीधे की बजाय बैक गियर में चल रही है। अभी तक वायदे तो किए, लेकिन वायदों के बदले कुछ भी डिलीवर करने में नाकामयाब रही है। बहरहाल, आज की बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में इतना ही। कल एक नए बड़े मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।